नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग जी। आशा कुमारी, बीके राजा, अजय कुमार, आप सभी मित्रों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग बातचीत करेंगे मित्रों करंट अफेयर्स की वो बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है, जहां से सवाल बन सकते हैं, उन सभी विषयों पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज आपको पता है महीना आपका बदल चुका है, 1 फरवरी आ चुकी है और आज देश की संसद भवन में केंद्रीय बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। संसद में क्या किया जाएगा? केंद्रीय बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि मार्च से फरवरी माह में बजट प्रस्तुत करने की यह परंपरा कब से शुरू हुई? यह सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पूर्व परीक्षा में आ चुका है। यानी केंद्र सरकार का जो बजट है वो मार्च में जो प्रस्तुत किया जाता था वो अब फरवरी में प्रस्तुत किया जाने लगा है। यह परंपरा कब से शुरू की गई? यह सवाल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। हवांगसोंग 12 मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया? उस देश का आपको नाम बताना है। एक देश है जिसने अपने यहां हवासोंग नाम की एक मिसाइल है, इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो आप लोग मिसाइलों के नाम से तो जानते ही हैं कि ज्यादातर मिसाइलों से प्रेम इसमें से किस देश को है? हवासोंग नाम की इस मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया? चाइना, जापान के द्वारा, उत्तर कोरिया के द्वारा या दक्षिण कोरिया के द्वारा? किसके द्वारा किया गया? देखिए, एक तो अमेरिका जो है ना, उत्तरी अमेरिका, उस उत्तरी अमेरिका के बारे में दो बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक देश है यूएसए और एक देश है जिसका नाम क्या है? कनाडा है। इन दोनों को अलग करने वाली एक रेखा है और एक दो देश यहां पर पड़ते हैं एशिया के, जिनका नाम है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ये जो देश है मान लो ऐसे है, इन दो देशों के बीच में एक रेखा पड़ती है। तो ये दोनों कौन से अक्षांश है जो इन दोनों को अलग अलग करते हैं? आपको उन दोनों के नाम बताने हैं। इन दोनों की सीमा पर एक झील क्षेत्र पड़ता है। क्या पड़ता है? यहां पर एक झील क्षेत्र पड़ता है जिसमें सुपीरियर, इरी, ओंटेरियो, ये सारी झीलें जो है, झील क्षेत्र जो है वो यहां पर पड़ता है। तो झील क्षेत्र में कौन कौन सी झीलें हैं? सुपीरियर झील है, मिशिगन है, इरी है, ओंटेरियो है। ये महत्वपूर्ण झीलें यहां पर है। कौन सी है? सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है। यहां पर मिशिगन झील है, मिशिगन झील है, मिशिगन है। और ओंटारियो झील है, ओंटेरियो, ओंटेरियो, ठीक है। और एक झील है जिसका नाम क्या है? 4 नंबर है, इरी। इन झीलों को आपस में जोड़ने के लिए नहरों का भी क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। नहरों का भी निर्माण किया गया। हाँ जी, 49 डिग्री आपका सही जवाब आ चुका है। एक 38 डिग्री, एक 49 डिग्री जो है वो आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जापान में टोक्यो ओलंपिक क्या हुए थे? संपन्न हुए थे। टोक्यो ओलंपिक यहां जापान में संपन्न हुए थे। और चाइना जो है वो हमेशा लगातार चर्चा में रहता है। सबसे बड़ा कारण जो है वो कोविड-19 है। कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो देश माना जा रहा है उस देश का नाम क्या है? चीन है। हवांगसोंग मिसाइल का जो सफल परीक्षण है या जो परीक्षण है वो अभी हाल ही में एक देश है जिसका नाम है उत्तरी कोरिया। क्या नाम है? उत्तरी कोरिया नाम है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एक है उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, और एक है क्या? दक्षिणी कोरिया। ये जो दोनों कोरियाई देश हैं इनमें हमेशा से संबंध जो है वो हमारे दक्षिणी कोरिया के साथ तो ठीक है, लेकिन उत्तरी कोरिया जो है यहां पर एक शासक है जिसका तानाशाह शासन है। किम जोंग का नाम आपने सुना होगा, किम जोंग, किम जोंग। ये यहाँ के जो है वो तानाशाह शासक है। किम जोंग जो है उनका यहाँ पर क्या चलता है? शासन चलता है। तो इनमें से मेरे हिसाब से अब आपको सही जवाब मिल गया होगा। नॉर्थ कोरिया यानी कि जो उत्तरी कोरिया है, उस उत्तरी कोरिया ने अभी हाल ही में हवासोंग नाम की एक 12 मिसाइल जो है उसका सफल परीक्षण किया है। तो सीधे सीधे इस तरीके के सवाल परीक्षाओं में आते हैं कि ये संबंध जो है वो किस देश से है। तो आपको उस देश का क्या करना है? नाम याद रख लेना है। तो चाइना, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये सब आपको याद रहने चाहिए। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो देखिए क्या है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अनुसंधान के पोर्टल को अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको यह बताना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च और अनुसंधान जो पोर्टल है इसका, यानी मेडिकल क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में किस प्रकार के जो इनोवेशंस है वो किए जा सकते हैं, इसको लेकर के अनुसंधान का शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया है? रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा, डॉक्टर वीके पॉल के द्वारा, ए व बी दोनों। तो देखिए मनसुख मांडविया जो है वो हमारे चिकित्सा मंत्री भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या है? चिकित्सा मंत्रालय जो है वो भी इनके पास है, चिकित्सा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और अभी हाल ही में देश में करोड़ों जो है वो वैक्सीन की डोज जो है वो लगाई जा चुकी है। चिकित्सा मंत्रालय के मंत्री होने के नाते इन्होंने अभी हाल ही में ये कहा है कि हम जल्द से जल्द ये काम क्या कर देंगे, वैक्सीनेशन का पूरा कर देंगे। प्लस इसके साथ साथ जो सीरम इंस्टीट्यूट और जो भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक, इन कंपनियों की जो दवा बनती थी, यानी जो वैक्सीन बनती थी, उसको मार्केट में उतारने के लिए यानी बिक्री के लिए भी क्या कर दिया, अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ इसे प्रदान किया जाएगा। तो चलिए जरा, हाँ जी, तो इसका सही जवाब, वैसे अगर ये दोनों ए व बी ऐसे ऑप्शन नहीं आए, अलग अलग नाम आए, तब तो आपको सही जवाब देना है रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। और अगर ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं तब आपको यह सही करना है। यह इसलिए सही करना है क्योंकि इन दोनों ने एक कार्यक्रम में उपस्थित होकर, इनके सहयोग से ही इस कार्यक्रम में इस अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया गया, यानी दोनों की उपस्थिति में। डॉक्टर वीके पॉल जो है, इनका संबंध नीति आयोग से आपको पता होगा, किससे? नीति आयोग में स्वास्थ्य जो है उस विभाग से जुड़े हुए सदस्य के रूप में ये मेंबर्स हैं। डॉक्टर वीके पॉल जो है, इनको आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर वीके पॉल नीति आयोग में मेंबर्स हैं, किसके बतौर पर? स्वास्थ्य विभाग के बतौर पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ इन दोनों के द्वारा किया गया है। डॉक्टर वीके पॉल, ए व बी दोनों आपके जवाब जो हैं वो क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की लघु फिल्म जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में आप सब लोग जानते होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, जरा बताइएगा आप इसका सही जवाब क्या है। राष्ट्रीय महिला आयोग होगा मानवाधिकार आयोग के स्थान पर। ठीक है, अभी हाल ही में क्या किया गया है, इसका जो स्थापना वर्ष था कि लघु पुरस्कार जो है, एक तो है महिला आयोग और एक है मानवाधिकार आयोग, दोनों अलग अलग चीजें हैं और कल दोनों चर्चा में रहे, उन दोनों के संदर्भ में हम लोग बातचीत करते हैं। पहला तो है मानवाधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक लघु फिल्म पुरस्कार योजना है, उसके तहत प्रथम पुरस्कार जो है उसमें फिल्म जिसने इस पुरस्कार को जीता है उस फिल्म का आपको नाम बताना है। देखो, एक है 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 3 लाख रुपए की, उसके बाद 2 लाख रुपए की और उसके बाद 1 लाख रुपए की। ये 3 पुरस्कार जो हैं उसके तहत प्रदान किए जाते हैं इस मानवाधिकार आयोग की लघु फिल्म जो है, इस लघु फिल्म पुरस्कार योजना के तहत। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले तो ये बताइएगा भैया अध्यक्ष कौन है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है। फिर उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन है। तो आपने जीके व्यास का नाम सुना होगा। जीके व्यास साहब जो हैं वो कहां से संबंधित है, तो ये जोधपुर से संबंधित है, ये ध्यान रख लीजिएगा। कहां से? जोधपुर से संबंधित है। प्लस इसके साथ साथ राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त कौन है राजस्थान के? तो राजस्थान के लोकायुक्त के बतौर किनको जाना जाता है, उनका नाम भी आपको, हाँ जी, तो चलिए जरा ये बात भी आपको याद है। ठीक है, हाँ जी, रंगनाथ मिश्र, वेरी गुड, आप सभी एकदम सही याद रखते हैं। 10 दिसंबर 1948। चलिए यहां पर लोकायुक्त जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक महालेखा परीक्षक जो है उसके संदर्भ में भी सवाल जो है वो आपको याद रखना है। यहां पर वीके लोहरा साहब के बारे में भी आपको बता रखा है, प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा जो है, प्रताप कृष्ण लोहरा,
लोहरा, ये लोकायुक्त। ये दोनों सवाल पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आपको इतना जरूर ध्यान रख लेना चाहिए। अब देखिए यहां पर आपके सामने जो पहला पुरस्कार है, जो 3 लाख रुपए के लिए जो फिल्म ने पुरस्कार जीता है, प्रथम पुरस्कार, उस फिल्म का नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट। ये तेलुगु भाषी फिल्म है। क्या है? तेलुगु भाषी फिल्म है। तेलुगु भाषी फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट जो है, इसको 3 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यानी यह फर्स्ट प्राइज प्राप्त करने वाली फिल्म है, लघु फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट, जिसको ऐसा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद है कार्फ्यू जो है, इसको सेकंड पुरस्कार के बतौर 2 लाख रुपए दिए गए हैं। मुंजियार जो फिल्म है, ये थर्ड प्राइज प्राप्त करने वाली जो है वो आपकी बनी है। तो ये 3 फिल्में हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। पहली फिल्म कौन है वो जरा देखिएगा। यहां पर है स्ट्रीट स्टूडेंट जो है वो तेलुगु भाषी है, इसने 3 लाख रुपए की जो राशि है वो क्या की है? प्राप्त की है। कार्फ्यू जो है वो सेकंड प्राइज प्राप्त करने वाली फिल्म है। इसके बाद मुंडियार जो है वो थर्ड प्राइज प्राप्त करने वाली जो है वो आपके पास ऐसी बनी है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक लघु फिल्म पुरस्कार योजना है, जिसके तहत 3 स्तर के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार 3 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जिसमें पहला पुरस्कार जो है वो जरूर ध्यान रखना है, कौन सी फिल्म है? स्ट्रीट स्टूडेंट है। इस स्ट्रीट स्टूडेंट को जरूर मेरे हिसाब से आप याद कर पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। ये आपका है स्ट्रीट स्टूडेंट जो है वो इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पर जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपका क्या है जरा देखिएगा। अगला सवाल है मेरे मित्रों, अमेरिका का अंतरिक्ष में मुकाबला करने के लिए चीन व रूस मिलकर चंद्रमा पर कब तक एक रिसर्च सेंटर का निर्माण करने जा रहे हैं? अब भाई रूस और चाइना मिलकर जो है वो अमेरिका का मुकाबला करना चाहते हैं। कहां पर? ये मुकाबला करना चाहते हैं अंतरिक्ष के अंदर। ठीक है, तो अंतरिक्ष के अंदर इनका मुकाबला कैसे किया जाए? चीन और रूस मिलकर चंद्रमा पर कब तक एक रिसर्च सेंटर जो है उसका निर्माण करने जा रहे हैं। तो उसका निर्माण करने के लिए दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा, कब तक कर रहे हैं? 2025 तक कर रहे हैं या 30 तक कर रहे हैं या 35 तक कर रहे हैं या 28 तक कर रहे हैं? अमेरिका का अंतरिक्ष में मुकाबला करने के लिए चाइना और रूस दोनों मिलकर, रूस में अभी आपको पता होगा एक यूक्रेन जो विवाद है वो अभी चर्चा में है। यूक्रेन जो है वो विवाद अभी क्या है? चर्चा में। लेकिन रूस ने यह कहा है, व्लादिमीर पुतिन ने, कि हम यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहते, यानी हम युद्ध करने की किसी भी स्थिति को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं। तो अब देखिएगा इसमें दोनों देश कब तक इस क्षेत्र में अपने आप को अंतरिक्ष में इन दोनों का मुकाबला करने के लिए अपना एक नया अंतरिक्ष स्टेशन जो है उस तरीके की बात भी कर रहे हैं, और मिलकर चंद्रमा पर कब तक एक रिसर्च सेंटर जो है वो स्थापित करना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, रिसर्च सेंटर ये 2035 जो आएगा उस वर्ष तक स्थापित करने की इनकी क्या है? 2035 तक इसकी स्थापित करने वाली क्या है? ठीक है, हाँ जी, 2035 जो है वो आपका एकदम सही जवाब है। 2035 तक ऐसा किया जाने वाला है। इसके अलावा भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम क्या है? इसरो है। इस इसरो के जो चेयरमैन हैं वो मैंने बताया था सोमनाथन है। क्या है? सौम्या स्वामीनाथन नहीं है, ध्यान रखना, सोमनाथन जो है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर जो है वो याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जाक्सा जो है, जाक्सा है वो जापान की कंपनी है। इसके अलावा नासा जो है वो अमेरिका की कंपनी है। इसके अलावा स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स, ये स्पेस एक्स जो कंपनी है वो किसकी? एलन मस्क की है। और एलन मस्क की कंपनी है जिसका नाम क्या है? टेस्ला है। और टेस्ला के लिए भारत में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी राज्यों के जो प्रमुख हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इस राज्य में इनकी क्या लगनी चाहिए? इकाई लगनी चाहिए। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, हर कोई चाहता है कि टेस्ला जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने का अब काम शुरू करने जा रही है हिंदुस्तान में, वो कंपनी हमारे यहां आकर क्या करे? इस प्रकार के उद्योग लगाए या अपनी कंपनी वो यहां स्थापित करे। लेकिन अभी तक इसकी जो है वो राजस्थान की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं है। चलिए इसका सही जवाब है 2035 तक रूस और चीन, रूस और जो चीन है वो क्या करना चाहते हैं? ये रूस और चीन दोनों मिलकर जो है वो चंद्रमा पर अपना एक रिसर्च सेंटर जो है वो स्थापित करने वाले हैं। रिसर्च सेंटर जो है वो स्थापित करने वाले हैं। कब तक? 2035 तक, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेगी, यह उनका कौन सा बजट होगा? यह बताइएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री जो हमारी है निर्मला सीतारमण है, प्रथम महिला वित्त मंत्री है क्या ये, प्रथम महिला वित्त मंत्री, प्रथम महिला वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री। हालांकि बजट पहले भी प्रस्तुत महिला कर चुकी है, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया था। किसने? इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया था, लेकिन वो वित्त मंत्री नहीं थी, प्रधानमंत्री रहते हुए इनके पास प्रभार था। स्वतंत्र प्रभार जिनके पास वित्त मंत्रालय का है उसका नाम है सीतारमण, निर्मला सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण, वो ऐसा, निर्मला सीतारमण वो ऐसा कर रही है। अब आपको बताना यह है उनका 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, केंद्रीय वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेगी, यह उनका कौन सा बजट होगा? आर्थिक समीक्षा जो भारत की है वो कल जारी कर दी गई है, अगर आपको जानकारी हो तो। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की नहीं, आर्थिक समीक्षा भारत सरकार जो है, भारत सरकार जो है उसकी जारी कर दी गई है। और जल्दी अभी 9 फरवरी से राजस्थान का भी बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो उससे पहले बजट प्रस्तुत करने से पहले राजस्थान की भी आर्थिक समीक्षा जारी कर दी जाएगी। तो अभी आपको निर्मला सीतारमण के बारे में बताना है कि यह उनका कौन सा बजट भाषण होगा या फिर बजट प्रस्तुत करने जा रही है, तो ये इनके क्रम में कौन सा होगा। और एक बात और ध्यान रखना, आपको पता होगा राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण भी प्रस्तुत कर दिया, राष्ट्रपति अभिभाषण जो है वो भी हो चुका है, अभिभाषण जो है वो भी हो चुका है। उसके बाद सभी दलों की सर्वदलीय बैठक जो है, सर्वदलीय बैठक का भी क्या किया गया है, आयोजन किया जा चुका है, सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जा चुका है, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो चुका है। ये सारी बातें, यानी राष्ट्रपति ने क्या क्या कहा अपने इस बजट के बारे में, वो सारी बातें इसके अंतर्गत रखी गई है। तो चलिए, इसमें अभी सही जवाब जो है वो क्या होगा, चौथा होगा। क्या होगा? चौथा बजट होगा। किसका? निर्मला सीतारमण जी जो बजट प्रस्तुत कर रही है, यह इनका चौथा बजट होगा जिसको यह प्रस्तुत कर रही है। देखिए 2019, 2020, 2021 और अब आया है 2022 का वर्ष। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये बजट इन्होंने प्रस्तुत किए 2019 में पहला, 20, 21 और 22, ये 4 बजट जो है वो अब तक प्रस्तुत करने जा रही है। ये चौथा बजट भाषण इनका होगा। कौन सा होगा? चौथा बजट प्रस्तुत करने जा रही है निर्मला सीतारमण। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। मस्कत में खेले गए महिला एशिया हॉकी कप 2022 की विजेता टीम कौन सी रही थी? मस्कत में हाल ही में खेले गए एशिया कप 2022 जो है हॉकी का, महिला एशिया कप हॉकी 2022 की विजेता टीम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक विजेता है, एक उप विजेता है, एक तृतीय स्थान पर रही और एक चौथे स्थान पर रही। तो इनमें सबसे अच्छा सवाल कौन सा बन रहा है? दोनों सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहले स्थान पर कौन रहा, दूसरे स्थान पर कौन रहा, तीसरे स्थान पर कौन रहा, ये सब आपको ध्यान रखने। तो सबसे ज्यादा है विजेता का अच्छा सवाल। विजेता जो है वो जापान की टीम रही। किसकी? जापान की टीम विजेता रही। उसने किसको हराया? दक्षिणी कोरिया को हराया, यानी ये उपविजेता रही, उपविजेता रही। ठीक है, उपविजेता, यानी स्वर्ण पदक जो है वो इन्होंने जीता इस प्रतियोगिता में, स्वर्ण पदक जो है वो इन्होंने हासिल किया। इसके बाद रजत पदक जो है वो इन्होंने हासिल किया, रजत पदक। इसके बाद कांस्य पदक जो है वो तीसरा स्थान भारत का रहा और भारत ने इसमें कांस्य पदक जो है वो हासिल किया। भारत ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता? तो चौथे स्थान पर रही आपकी चाइना। चाइना को हराकर भारत ने इसमें कांस्य पदक जो है वो जीता। इसका आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन मस्कत में किया गया। भारत इसमें तृतीय स्थान पर कांस्य पदक, चौथे स्थान पर चाइना रहा, जापान इसमें विजेता रहा और दक्षिणी कोरिया की बात अभी हम कर रहे थे, तो ये उप विजेता इस पूरी श्रृंखला में रही। तो ये सवाल अच्छा है, हालांकि खेल की दृष्टि से इंपोर्टेंट सवाल भी है, आपको ये ध्यान रख लेना है। चलिए अब बात करते हैं अगले कुछ सवालों पर। अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखिएगा। एलआईसी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है? एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका जो चेयरमैन है उन चेयरमैन का कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष तक का। तो आपको बताना है उनका नाम क्या है। एमआर कुमार है, दिनेश कुमार खरा है, दिनेश कुमार खरा जिनको अपन इनसे नाम जानते हैं, सुभाष चंद्र खुंटिया है, सुभाष गर्ग है। तो सुभाष गर्ग का नाम तो पूरा राजस्थान जानता है। ठीक है, ये राजस्थान में ध्यान रखिएगा बड़ी तबाही इन्होंने मचा दी आजकल, तो ये राजस्थान से संबंधित है। हालांकि एक अन्य व्यक्ति भी है जिनका नाम सुभाष गर्ग है, उन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी है और वो जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। यहां है प्रताप चंद्र खुंटिया और दिनेश कुमार खर्रा, एमआर कुमार। तो इनमें से
कौन से व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है जो एसबीआई से संबंधित है। किससे संबंधित है? एसबीआई से संबंधित है। इनमें से उनका नाम भी आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो यहां पर एलआईसी जो है, उस एलआईसी के चेयरमैन का नाम क्या है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है? हाँ जी, एलआईसी खुंटिया। अरे देखो भाई, थोड़ा धैर्य से बताओ। एम आर कुमार जो है, इनका संबंध किससे है? एम आर कुमार का संबंध एलआईसी से है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपको ध्यान रखनी है। इसके अध्यक्ष जो है, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। एम आर कुमार एकदम सही जवाब है। दिनेश कुमार खर्रा का संबंध किससे है? एसबीआई से है। सुभाष चंद्र खुंटिया का संबंध किससे है? चलो बताओ जरा, देखे आपको कितना ज्ञान है इस बारे में। सुभाष चंद्र गर्ग का नाम तो आप लोग सब की जुबान पर आजकल होगा ही, क्योंकि राजस्थान से संबंध रखने वाले हैं। हाँ जी तो चलिए, इसका सही जवाब यह है कि लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन जिनका कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया, उसके कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको उन कारणों में नहीं जाना है। एम आर जो है, एम आर कुमार, ये नाम याद कर लो बस। इनका संबंध कहां से है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। यह है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ 31 जनवरी 2022 को मनाई गई? राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उससे संबंधित सवाल आ गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी वर्षगांठ जो है वो 2022 में मनाई गई, आपको बताना। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ 31 जनवरी 2022 को मनाई गई और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको क्या किया था? संबोधित किया था। IRDAI, ठीक है, IARDI। चलिए, एलआईसी की स्थापना 1956 में इरिडा के चेयरमैन। तो आगे आइए फटाफट, अब वहीं मत रुकिएगा आप लोग, फटाफट आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर बढ़िए और उसका जवाब देने की कोशिश करिए। नया सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसके बारे में बताइएगा। चलिए, हाँ, सुभाष चंद्र खुंटिया जो है वो इरिडा जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो है उसके जो हैं वो क्या है? चेयरमैन है। एकदम सही है। इरिडा के जो हैं वो कौन है? तो सुभाष चंद्र हैं। और दिनेश कुमार खर्रा स्टेट बैंक जो है उससे संबंधित है। हाँ, 1992 में विमन आयोग की स्थापना, 30 चिपकाओ 1990 में स्थापना। अब चलिए इस पर सही बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी स्थापना 31 जनवरी को की गई। इसकी स्थापना कब? 31 जनवरी को। और 31 जनवरी 2022 को इसका कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाएगा? 28वां नहीं, 25वां नहीं, 35वां नहीं, इसका 30वीं वर्षगांठ है। क्या है? 30वीं इसकी वर्षगांठ है स्थापना की, जिसके उपलक्ष्य पर कल शाम प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने इसको क्या किया था? इनका एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को संबोधित किया था 31 जनवरी को। 31 जनवरी जो है इसकी सही डेट है। अब सोच लीजिएगा वर्ष कौन सा चल रहा है? वर्ष चल रहा है आपका 2022। अब देखिए कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आइडिया अगर आपको हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो। 2022 चल रहा है और स्थापना के 30 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसका मतलब कितने वर्ष पहले, अगर कई बार याद भी नहीं रहे तो भी आप निकाल सकते हो कितने वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई होगी। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग रीजनिंग के माध्यम से निकालो जल्दी से। अगला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय महिला आयोग इसी से जुड़ा हुआ है सवाल, इसको ले रहे हैं अपन। ये लो जी, ये सवाल क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग की 30वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम का विषय क्या रखा गया? नारी बदलाव की वाहक है, नारी देश की प्रगति का आधार है, नारी सशक्तिकरण है, श्रेष्ठ नारी श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ नारी श्रेष्ठ भारत। नारी सशक्तिकरण को लेकर के 26 जनवरी की गणतंत्रता दिवस जो परेड है ना, गणतंत्रता दिवस की परेड, गणतंत्र दिवस की परेड, गणतंत्र दिवस की जो परेड है, उस परेड में मेघालय राज्य जो है, मेघालय राज्य, ये याद रखना है, मेघालय राज्य की जो झांकी प्रस्तुत की गई, झांकी प्रस्तुत की गई, वह झांकी किससे संबंधित थी? महिला सशक्तिकरण से संबंधित थी। महिला सशक्तिकरण से संबंधित झांकी थी। तो मेरे हिसाब से आपको यह याद रह जाएगा कि भैया 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस की परेड पर मेघालय राज्य की झांकी किस पर आधारित थी? तो वह झांकी आधारित थी महिला सशक्तिकरण से संबंधित। और जल जीवन मिशन जो है वो संबंधित थी, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित थी। और इंडियन एयरफोर्स ने महिला सशक्तिकरण के मामले में अपनी जो राफेल उड़ाने वाली
प्रथम महिला पायलट जो है, उस महिला पायलट राफेल उड़ाने वाली महिला के बारे में क्या किया था, झांकी प्रस्तुत की थी। और गुजरात ने आदिवासी जो पुरुष हैं, आदिवासी जो लोग हैं जिनका इस देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनकी झांकियां, उनके स्टेच्यू जो है वो प्रस्तुत किए गए थे। तो ये सब बातें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की 30वीं वर्षगांठ जो कल मनाई गई, उसमें एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम का विषय क्या रखा गया जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया? तो उसका सही जवाब है नारी बदलाव की क्या है, वाहक है। नारी बदलाव की वाहक है, इस कार्यक्रम की थीम या उस कार्यक्रम का विषय जो है वह रखा गया था। हाँ जी, तो नारी वाहक है किसकी, बदलाव की। बदलाव लाना है तो नारियों को आगे बढ़ाना और बदलाव लाइए। तो ये नारी बदलाव की वाहक है। ये इस कार्यक्रम की 31 जनवरी को जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, 31 जनवरी को उस कार्यक्रम की क्या थी, थीम थी। हालांकि मोदी जी ने इस कार्यक्रम को क्या किया था, वर्चुअली माध्यम से यानी ऑनलाइन माध्यम से ही क्या किया था, संबोधित किया था। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहाँ है इंडियन प्रीमियर लीग की किस टीम को देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, उसका नाम आपको बताना है। यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल है, उस आईपीएल का इस बार जो आयोजन है वो मेरे दोस्तों मुंबई में किया जाएगा। कहां पर, मुंबई में ही उसके सारे आयोजन जो है वो किए जाने, अभी तक यही लग रहा है। देश से बाहर इसका आयोजन नहीं होगा, मुंबई में सारे मैच इसके आयोजित किए जाएंगे। तो आईपीएल की किस टीम को देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है? देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी जो है, इसका दर्जा अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। उस टीम का आपको नाम बताना है। अभी हाल ही में राजस्थान से रवि बिश्नोई जो है, रवि बिश्नोई जो है राजस्थान से, एक तो भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है, भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है, प्लस इसके साथ साथ एक नई टीम है जिसका नाम क्या है, लखनऊ है। लखनऊ की जो टीम है उस टीम में इनका चयन किया गया। प्लस इसके साथ साथ अब की बार अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद, उसकी भी एक नई टीम इसमें खेलने वाली है जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। कौन होंगे, हार्दिक पांड्या जो है वो इसके कैप्टन रहने वाले हैं। चलिए यहां पर है चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली डेविडविल्स, कलकत्ता नाइट राइडर्स, किंग्स 11 पंजाब। तो इसका सही जवाब है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कैप्टन क्या है, एमएस धोनी है। एमएस धोनी जिसके कैप्टन है वो वाली टीम होगी। इसके अलावा बीसीसीआई जो है, इसके चेयरमैन जो है वो वर्तमान में कौन है, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो है, गांगुली, ये इसके क्या है, ध्यान रखना है आपको, अध्यक्ष हैं। प्लस इसके सचिव के तौर पर या चेयरमैन के तौर पर जो है वो अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति होती है, लेकिन अध्यक्ष बीसीसीआई जो है वो सौरव गांगुली है। और दुनिया का सबसे ताकतवर और पैसे के मामले में सबसे धनी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो उसका नाम बीसीसीआई है, ये ध्यान रखना। इसके बाद भारतीय टीम के कोच जो हैं वो कौन है, तो राहुल द्रविड़ जो है, राहुल द्रविड़ जो है वो रवि शास्त्री के स्थान पर भारतीय टीम के क्या है, कोच रहे हैं। इसके अलावा मेरे मित्रों एक ध्यान रखना, नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है उसके अध्यक्ष किसको बनाए गए हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण जो है, वीवीएस लक्ष्मण जो है वो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी जो है उसके प्रमुख बनाए गए। एमएस धोनी जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के क्या है, मेंटोर है। मेंटोर जो है वो कौन है, एमएस धोनी है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रख लेनी है, मेरे हिसाब से ये याद भी रह जाएगा आपको। इसका सही जवाब जो है, यानी स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा किसको प्रदान किया गया, तो चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है उसको यह दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्या है, जरा देखिए। केंद्र सरकार की जनधन योजना के तहत खाता खोलने के मामले में राज्य का कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ रहा है? राजस्थान के जिलों की बातचीत चल रही है। राजस्थान के जिलों के बारे में आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है, ठीक है, जो क्या रहा है इस खाता खोलने की प्रक्रिया में देश में सर्वश्रेष्ठ उसने स्थान हासिल किया है, उसका आपको क्या बताना है भैया, नाम बताना है। तो फटाफट फेंको भाई, क्या है उनका नाम और क्या होगा उसका सही जवाब, तो बता सकते हो। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो देख ले थे आप क्या जवाब इसका दे पाते हो कि नहीं दे पाते। बहुत आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा है। केंद्र सरकार की जनधन योजना है जिसके तहत जो प्रधानमंत्री का मिशन था कि भाई गरीब लोग जो हैं वो बैंकों की दहलीज नहीं छू सकते, गरीब लोग बैंकों तक नहीं पहुंच सकते, उनकी जितनी भी सब्सिडियां हैं हम सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर करना चाहेंगे और इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उन सब लोगों के बैंक अकाउंट्स हो वो सीधी प्रक्रिया के माध्यम से देश के जुड़ सके, ऐसा प्रयास इनका रहा। तो
तो जनधन खाता योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई और इसमें अभी लाखों करोड़ों खाते जो है वो इस जनधन योजना के तहत गरीब लोगों के खोले गए हैं। राज्य में जो अलग अलग जिले हैं हमारे, उन जिलों में सबसे ज्यादा खाते अगर किसी जिले में खोले गए हैं तो उस जिले का नाम जयपुर है। यानी जयपुर में सबसे ज्यादा खोले गए हैं, लगभग 13 लाख के आसपास खाते अकेले जयपुर में है। उसके बाद 11.5-12 लाख के आसपास नागौर में है, ऐसे ही 11 के आसपास बाड़मेर में है, यानी तीसरा स्थान बाड़मेर का रहा है और चौथा स्थान किसका है, उदयपुर का रहा है। अगर कल का न्यूज़पेपर आपने देखा हो तो उसमें ये सारी जिले जो हैं वो क्रमवार खातों की संख्या के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। हाँ जी, तो आजकल जयपुर, नागौर, बाड़मेर, उदयपुर जो है ये इनका सही क्रम है। जनधन योजना के तहत खाता खोले जाने के मामले में जो जिलों का सही क्रम है उसमें जयपुर, नागौर, बाड़मेर, उदयपुर आपका सही जवाब है। मेरे हिसाब से आपको ये सब आते भी होंगे। नागौर जो और बाड़मेर जो है वो आपका पता ही है, ये मारवाड़ से संबंधित रहे हैं, किससे, मारवाड़ से संबंधित रहे। उदयपुर आपका मेवाड़ का गढ़, मेवाड़ महाराजा भूपाल सिंह या महाराजा भोपाल सिंह, आपने भोपाल सिंह का नाम सुना होगा, बड़े ताकतवर राजाओं में जाने जाते थे। जयपुर यहाँ आमेर जो है वो रहा था, कच्छाओं की राजधानी रही है और एक कच्छावे जो है वो मुगलों के प्रिय रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब आपके सामने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान, 4 स्थान आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके यहां पर। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जिसको हम RERC के नाम से भी जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, यह आपको बताना है। तो जरा देखिए, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग जो है, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग जिसे शॉर्ट में हम RERC के नाम से जानते हैं, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। सीपी जोशी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सीपी जोशी क्या है, विधानसभा के क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और एक बात और मेरे मित्रों ध्यान रखना, विधानसभा अध्यक्ष होने के साथ साथ अभी राजस्थान पहला बना है, राजस्थान पहला ऐसा राज्य जहां विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया गया। इस बाल सत्र का उद्घाटन जो है वो ओम बिड़ला जी ने किया था। ओम बिड़ला जी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में अशोक गहलोत जी भी क्या रहे, अशोक गहलोत और सीपी जोशी भी यहाँ पर क्या रहे, मौजूद रहे। इसके रामदयाल शर्मा जो है, ठीक है, रामदयाल शर्मा, ये ध्यान रखना, रामदयाल शर्मा को अभी पद्म श्री जो है, पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ साथ यहाँ पर चंद्र प्रकाश जो है, चंद्र प्रकाश और रामदयाल शर्मा, इन दोनों को पद्म श्री दिया गया और वो भी किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में दिया गया था। कला क्षेत्र में इनको सम्मानित होने का क्या मिला, अवसर प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब राजस्थान विद्युत नियामक आयोग अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना BN शर्मा जो है, ये BN शर्मा इसका सही जवाब होगा। BN शर्मा सीपी जोशी जी के तो क्या है, रिलेटिव है, यानी रिश्तेदार है, रिश्तेदार है भाई, ध्यान रखना। सीपी जोशी जी के क्या है, रिश्तेदार है। प्लस अभी राजस्थान की उषा शर्मा जो है, उषा शर्मा राजस्थान की नई क्या बनी है, मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बनी है। उनके ये पतिदेव हैं साहब, क्या है, इनके ये पतिदेव हैं। तो ये ध्यान रखना, BN शर्मा उषा शर्मा जी के पति हैं और BN शर्मा सीपी जोशी जी के रिश्तेदार हैं। और रामदयाल शर्मा और चंद्र प्रकाश को कला क्षेत्र में क्या दिया गया, पद्म श्री दिया गया। और इसके बाद अवनी लेखरा जो है, अवनी लेखरा, इनको खेल क्षेत्र में पद्म श्री से नवाजा गया। और इसके अलावा हमारे राजीव जो है महर्षि साहब, राजीव महर्षि, और इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया, इन दोनों को क्या किया गया, पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है, पद्म भूषण पुरस्कार से इनको नवाजा गया। तो मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा कि ये कौन कौन सी बातें। BN शर्मा जो हैं वो अभी वर्तमान में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग RERC जो है उसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगला सवाल क्या है। ये आ ही गया मुख्य सचिव के बारे में। कल मैंने जो सवाल पूछा उससे आगे चलकर एक सवाल मैंने और पूछा है आज आपसे, ये देख लीजिएगा, थोड़ी और डिटेल मैंने इसमें लेने की कोशिश की है। राज्य के मुख्य सचिव के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। इसमें मुख्य सचिव जो है उनके संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। तो जरा बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। चलो जी, पहला है उषा शर्मा राज्य की दूसरी महिला सचिव होगी, मुख्य सचिव होगी दूसरी। तो दूसरी सही बात है, क्योंकि पहली क्या है, कुशल सिंह जो है वो पहली मुख्य सचिव रही है, महिला मुख्य सचिव है। ये भी ध्यान रखना, दोनों महिलाएं जब CM जो है वो अशोक गहलोत रहे उस समय, पहले भी अशोक गहलोत जो है वो उस समय क्या थे, CM थे। उसी समय प्रथम महिला को क्या किया गया था,
चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। उषा शर्मा जो है वो इसका सही जवाब है। उषा शर्मा राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनने जा रही है। इसके बाद देखिएगा यहां दूसरा है 1985 बैच की आईएएस अधिकारी है, ये भी बात सही है, 1985 बैच की आईएएस अधिकारी है। इससे पहले कार्मिक विभाग केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थी। ठीक है, अभी ये प्रतिनियुक्ति वाला मुद्दा बहुत चल रहा है। सिविल सर्वेंट का प्रतिनियुक्ति नियुक्ति पर जो है वो अच्छे अच्छे राज्य के जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनको केंद्र सरकार अपने पास बुला लेती है। तो राज्यों का ये कहना है कि हमारा फिर सिस्टम ही खराब हो जाएगा, हम जो है वो हमारे सिविल सर्वेंट अगर आपके पास भेज देंगे प्रतिनियुक्ति पर तो हमारा राज्य का काम कैसे चलेगा। तो ये जो है कार्मिक विभाग जो केंद्र सरकार का है, इस कार्मिक विभाग में कि प्रतिनियुक्ति पर अभी थी और वहां से इनको क्या कर दिया, रिलीव कर दिया गया है और राजस्थान के मुख्य सचिव इनको बना दिया गया है। इनका कार्यकाल 30 जून 2023 तक रहेगा। 30 जून 2023 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है क्या, तो एकदम सही बात है, 30 जून 2023 तक ही इनका कार्यकाल रहने वाला है। इसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। तो ये आपके इसके सभी कथन जो है वो क्या है, सत्य है। ऑल कथन जो है वो क्या है, सत्य है। उषा शर्मा के संदर्भ में पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन जो है वो सारे के सारे क्या है, सही हैं। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पूर्व किसका स्थान लेगी, तो ये निरंजन आर्य जी जो है, निरंजन आर्य जी जो है, इनका निरंजन आर्य जी का स्थान ये लेने वाली है। ये कथन भी आपसे इसमें दिया जा सकता है कि ये अभी वर्तमान में निरंजन आर्य जी के स्थान पर राज्य की मुख्य सचिव बनाई गई है। तो ये कथन भी ध्यान रखना। निरंजन आर्य जी के बारे में विचार विमर्श चल रहा है, कभी कुछ, तो अभी फाइनल होने के बाद इस पर हम लोग बातचीत कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल है कड़कनाथ प्रतापजन। इसकी शायद मैंने इमेज नहीं भेजी होगी, 2-3 दिन हो गया, ये लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है और आरपीएससी आरएएस प्री का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, छपा हुआ सवाल है, तभी मैंने बनाया है। जो न्यूज़पेपर में इस प्रकार की बात आती है, जो पेपर सेटर होता है उसके सामने अगर आ जाती है तो बात वो रख देता है। फिर देखिए कड़कनाथ के सवाल संबंध में सीधा आरपीएससी ने सवाल पूछा था। आरपीएससी आरएएस परी 2021 का पेपर उठाकर देखोगे तो सीधा पूछा है कड़कनाथ निम्न में से किसकी एक प्रजाति है या किससे संबंधित है। तो इसके साथ साथ 2-3 नाम और आ रहे हैं, कड़कनाथ है, प्रतापजन है और असील है। ये असील, कड़कनाथ और आपका प्रतापजन है, ये 3 नाम है। कड़कनाथ लोग देखकर अचंभित रह गए, क्या सवाल आ गया परीक्षा में, कड़कनाथ है, इसके बाद प्रतापजन है, वो भी जब कोविड-19 का दौर चल रहा था उस समय कड़कनाथ है, कई बार न्यूज़पेपर में आया था, इसलिए आरएएस परी के सवाल में पूछ लिया। असील जो है, ये 3 प्रजातियां हैं जिनका राजस्थान में बहुत अच्छे स्तर पर, पश्चिमी राजस्थान जो है, बाड़मेर का क्षेत्र जो है, पश्चिमी राजस्थान, इसमें इसकी प्रजाति को बहुत अच्छे तरीके से इसका पालन किया जा रहा है और लाखों रुपए की कमाई जो है वो इसके माध्यम से की जा रही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, गाय है क्या, मछली है क्या, मुर्गी है क्या, मधुमक्खी है क्या। तो ध्यान रखिएगा, मुर्गी या मुर्गा जो है उसकी प्रजातियां हैं, ये काले रंग का होता है। कड़कनाथ जो है वो क्या होता है, काले रंग का। आपने अगर जो मुर्गा या मुर्गी देखी है तो वो जो है वो क्या है, आपका कड़कनाथ की प्रजातियां हैं वो सारी की सारी। तो इसके साथ साथ 2 नाम और याद कर लीजिएगा, प्रतापजन और असील है। 2-3 बार न्यूज़पेपर में आ गया इन्हीं 2-3 दिनों में, तो मैंने इसको सवाल के रूप में आपके सामने रख दिया है। मुर्गी या मुर्गा जो है, इसकी किस्म मुर्गी आप कह दो सर ये तो मुर्गा आया था उस पेपर में, तो ये मुर्गा लो जी। तो मधुमक्खी नहीं है, मधुमक्खियों में एक रानी जो है, रानी राजा ऐसे सुना होगा आपने, रानी मक्खी के बारे में ध्यान रखना, मधुमक्खी के बारे में। राठी गाय है, मछली की तो खूब सारी प्रजातियां आती है। चलिए अगले सवाल पर, लेकिन राजस्थान में मछली पालन भी अभी हो रहा है व्यापक स्तर पर, मछली पालन जो है वो भी हो रहा है, मछली पालन है, बकरी पालन है, इसके अलावा मुर्गी पालन है। ये सभी जो है वो कृषि क्षेत्र जो है उसके सहयोगी क्षेत्रों के रूप में लगातार राजस्थान में विकसित होते जा रहे हैं। ये लो साहब, एक नया सवाल राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के संदर्भ में, पहले आयोग के संदर्भ में सवाल पूछा था, अब की बात आयोग के संदर्भ में सवाल नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है वो आयोग था, ये आयोग नहीं है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम है, इस निगम के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल अभी राज्य सरकार ने 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बताना है इनका नाम क्या है। आर.के. शर्मा है, नवीन अरोड़ा है, चंद्रप्रकाश द्विवेदी है, प्रोफेसर सुरेश वर्मा है। देखिए प्रोफेसर सुरेश वर्मा जी जो है ना, इनके बारे में याद रखो। सबसे अच्छा सवाल तो प्रोफेसर सुरेश शर्मा के हैं बारे में ही है। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है यानी रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान जो है, इस रसायन विज्ञान के क्षेत्र में
लगातार 48 या 49 बार इन्होंने नेट की परीक्षा जो है वो पास करके, यानी वो भी पहली और दूसरी रैंक से लगातार नेट की परीक्षा को 48 बार है या 52 बार है, ऐसा करके इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना क्या किया है, नाम दर्ज करवाया। किसने? प्रोफेसर सुरेश वर्मा। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं और वर्तमान में ये चोमू जो है, जहां पर एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी आपको बता ही दिया, कला क्षेत्र से संबंधित है, पद्म श्री पुरस्कार इनको मिल चुका है। ये अभी प्रोफेसर सुरेश वर्मा के संबंध में न्यूज़पेपर में आया है, इसीलिए मैंने बता दिया। लगातार 48 या 52 बार है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इसकी इमेज भी मैं आज आपको सेंड कर देता हूं, तो आप उसमें देख लीजिएगा, पूरा सब पीडीएफ में आपको उपलब्ध हो रहेगा। तो ये इनके बारे में ध्यान रखना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज तक ऐसा नहीं किया गया है, तो ये ध्यान रख लेना। नवीन अरोड़ा और आरके शर्मा जो है, आरके शर्मा के संदर्भ में आपको याद रखना है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम के जो है वो अध्यक्ष हैं, और इनका जो कार्यकाल है, इनका जो क्या है, कार्यकाल है, इस कार्यकाल को क्या कर दिया गया है, सरकार ने 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। रसायन विज्ञान से संबंधित है ये प्रोफेसर सुरेश जो वर्मा साहब है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने इस मामले में बनाया है। आरके शर्मा जो है वो राज्य विद्युत उत्पादन निगम जो है उसके क्या है, अध्यक्ष है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी पद्मश्री पुरस्कार मिला है इनको, और कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। तो मेरे हिसाब से ये सब बातें आपको ध्यान आ गई होगी। अब देखिए मेरे मित्रों, ये सब आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगा। देखते हैं, अभी एक सवाल और नहीं था क्या, यहां जो है वो आपका 15 सवाल हो गए। अब चलिए देखिए, ये सब आपको उपलब्ध हो जाएगा। जिनके पास नहीं है, REALNEWS, ठीक है, इस नाम से टेलीग्राम सर्च कर लीजिए। और अगर ये भी नहीं है तो 894783, और ये है 2 और 3, और ये है 7 और 0। इस नंबर पर आप क्या कर दीजिएगा, इतना लिखकर भेज दीजिएगा PDF, आपको सब कुछ इसके बारे में उपलब्ध हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने 15 सवालों पर आप लोगों से बातचीत की है, और मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। एक बार आप लोग फटाफट देखना चाहते हैं तो जिन्होंने क्लास को लेट शुरू किया है वो एक बार देख सकते हैं। मैं 1 सेकंड में पूरा रिवाइज आपको दोबारा से करा देता हूं, जरा देख लो फटाफट क्या है आपका मामला। पहला था अवांगसो जो मिसाइल है, उस अवांगसो मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है, तो उत्तरी कोरिया जो है, किम जोंग वाला, उस उत्तरी कोरिया जो है उसमें ऐसा किया गया। हवांगसो नाम की एक मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है। दूसरा सवाल था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, तो रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया और डॉक्टर वीके पॉल जो नीति आयोग में स्वास्थ्य व्यक्ति के तौर पर संबंधित है, उन्होंने इसमें क्या किया है, इस अनुसंधान पोर्टल का शुरू किया है। अगला सवाल था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की लघु फिल्म जो है उसमें प्रथम पुरस्कार, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार कौन सी फिल्मों ने जीते हैं, तो पहला पुरस्कार स्ट्रीट स्टूडेंट ने जीता है, दूसरा पुरस्कार कर्फ्यू ने जीता है, और तीसरा पुरस्कार मुंदियाल ने जीता है। और तीनों की राशि है 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, 3, 2, 1 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। अगला सवाल आपके सामने जो था वो ये था कि भैया अमेरिका का अंतरिक्ष में मुकाबला करने के लिए चीन व रूस मिलकर चंद्रमा पर कब तक एक रिसर्च सेंटर का निर्माण करने जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था 2035 तक चाइना और रूस दोनों मिलकर आपस में अमेरिका का अंतरिक्ष में मुकाबला करने के लिए चंद्रमा पर एक रिसर्च सेंटर की स्थापना करना चाहते हैं। भारत की जो है वो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, जिसके प्रमुख अभी हाल ही में सोमनाथन को बनाया गया। आगामी परीक्षाओं में इस पर सवाल आएगा पक्का। अगला सवाल जरा देखिएगा, 1 फरवरी यानी आज के दिन केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो बजट प्रस्तुत करेगी। यह उनका चौथा बजट होगा, पहला 2019 में रखा, 20 में रखा, फिर 21 में, अब की बार ये चौथा बजट इनका रहने वाला है। ये सवाल आपसे पूछा गया था। और कल राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो गया, सर्वदलीय बैठक होगी और आर्थिक समीक्षा भारत सरकार की है वो क्या कर दी गई, जारी कर दी गई थी। और इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी उनके पास प्रभार था और उन्होंने भी बजट प्रस्तुत किया था। वैसे सीधे तौर पर अगर वित्त मंत्री के तौर पर अगर बात की जाए तो ये निर्मला सीतारमण जो है वो देश की पहली महिला वित्त मंत्री है। चलिए अगला सवाल था, मस्कत में खेले गए महिला एशिया कप जो है 2022 जो है उसकी विजेता टीम तो थी जापान, उप विजेता थी दक्षिणी कोरिया, यानी स्वर्ण जो है वो पदक जापान ने जीता और रजत पदक जो है वो दक्षिणी कोरिया ने जीता। इसमें भारत ने चीन को हराकर तीसरा स्थान यानी कांस्य पदक हासिल किया था। चौथे स्थान पर चीन रहा, तीसरे पर भारत रहा, पहले पर जापान और दूसरे पर दक्षिणी कोरिया रहा।
अगला सवाल आपका जो था वो आईसीसी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, एलआईसी है, सॉरी एलआईसी के चेयरमैन जो है वो क्या है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया, तो एमआर कुमार है एलआईसी के। दिनेश कुमार खर्रा जो है वो किससे संबंधित है, एसबीआई से संबंधित है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और सुभाष चंद्र खुंटिया जो है वो इरिडा से संबंधित है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला सवाल जरा क्या है जरा देखिएगा, यहां पर है राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसके संदर्भ में आपसे सवाल मैंने पूछा है, और वो सवाल यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी वर्षगांठ हाल ही में, एलआईसी के चेयरमैन वाला सवाल आ गया। इसके बाद जरा देखिए आपके सामने बात थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है उसकी 30वीं वर्षगांठ जो है वो अभी हाल ही में 31 जनवरी 2022 को मनाई गई है। उसका विषय क्या रखा गया, उसका विषय जो है वो रखा गया नारी बदलाव की वाहक है। नारी क्या है, बदलाव की वाहक है, ये इस बार की क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी। इसके बाद अगला जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में सवाल हो गया, इंडियन प्रीमियर लीग जो है आईपीएल उसमें स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स को क्या किया गया, प्रदान किया गया। और 3-4 सवाल मैंने बताए, इंडिया टीम के मेंटोर, बीसीसीआई के अध्यक्ष, भारतीय टीम के कोच और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी जो है उसके प्रमुख कौन है। नई टीम जो आईपीएल में शामिल होने जा रही है वो लखनऊ है और अहमदाबाद है। अहमदाबाद के जो कैप्टन है वो हार्दिक पांड्या और रवि बिश्नोई को लखनऊ की टीम ने 4 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगला सवाल जरा देखिए, केंद्र सरकार ने जनधन योजना में जो खाते खोले उसमें राजस्थान के जयपुर, नागौर, बाड़मेर, उदयपुर जो है इनका क्रम है पहले से आगे के क्रम में है, सबसे ज्यादा खाता खोलने वाले जिलों का सही क्रम है। अगला सवाल है राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग जो है जिसको RERC के नाम से हम जानते हैं, उसके प्रमुख जो है वो BN शर्मा जी हैं, जो उषा शर्मा राजस्थान की नई चीफ सेक्रेटरी बनाई गई है उसके क्या हैं, ये पतिदेव हैं। तो सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष है, रामदयाल शर्मा कला क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है और अवनी लेखरा को खेल क्षेत्र में दिया गया, राजीव और देवेंद्र को भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला सवाल है राज्य के नए मुख्य सचिव के संदर्भ में सही कथन यही था कि उषा शर्मा जी है, दूसरी महिला है, 1985 बैच की आईएएस है और इससे पहले वो कार्मिक विभाग जो केंद्र सरकार का वहां प्रतिनियुक्ति पर थी। 30 जून 2023 तक इनका ये कार्यकाल रहने वाला है। अगला सवाल है कड़कनाथ जो और प्रतापजन असील जो है पश्चिमी राजस्थान में इनका खूब क्या होता जा रहा है, पश्चिमी राजस्थान में इनकी प्रजातियों का पालन हो रहा है जिससे राजस्थान के लोगों की आय सुधरी है। यह प्रजातियां जो है वो किसकी है, यह है मुर्गी या मुर्गे की जो है वो नई प्रजातियां हैं। अगला सवाल राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया वो RK शर्मा है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित चोमू में रसायन विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के तौर पर काम करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करने वाले सुरेश वर्मा जी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। सबसे ज्यादा बार नेट की परीक्षा पास करने के मामले में इनका ये नंबर रहा है। तो मेरे मित्रों आप सभी का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2 बार सारे सवाल आपको रिवाइज करवा दिए हैं। कल की क्लास में वापस मिलेंगे। इन खबरों को रटना नहीं है, बस अपने जहन में रखना है कि ऐसा कुछ घटित हुआ था। बाकी आगे बढ़ते जाइए, सुनते जाइए, ये सब सवाल आपके दोबारा से रिवाइज होते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।